हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम गुर्जर प्रतिहारों के बारे में चर्चा कर रहे थे और हमने ये जाना कि प्रतिहारों को गुर्जर प्रतिहार क्यों कहा जाता है। साथ ही हमने प्रतिहार शब्द के बारे में चर्चा की और गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति व उनकी विभिन्न शाखाओं के बारे में भी चर्चा की। आज की क्लास में हम गुर्जर प्रतिहारों के जो प्रारंभिक शासक हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और मुख्य रूप से आज की क्लास में हम नागभट्ट द्वितीय की राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में चर्चा करेंगे। गुर्जर प्रतिहारों ने मंडोर से अपना राज्य विस्तार प्रारंभ किया और उनका जो पूर्वज था वो संभवतः हरिश्चंद्र नामक ब्राह्मण था और ये संभव है कि हरिश्चंद्र के समय से ही उसके वंशजों ने अपनी सुविधा अनुसार राजस्थान, गुजरात, मालवा, कन्नौज आदि क्षेत्रों में बसना प्रारंभ कर दिया था और उन्हें जब अवसर मिला अपने राज्य भी वे स्थापित करते चले गए। डॉक्टर ओझा का ये मानना है कि इन प्रतिहारों ने सर्वप्रथम चावड़ा राजपूतों से भीनमाल का राज्य अधिकृत किया और फिर आबू, जालोर आदि क्षेत्रों को जीता। इसके बाद उन्होंने उज्जैन में अपनी राजधानी स्थापित की। कालांतर में उन्होंने कन्नौज के क्षेत्र को अधिकृत कर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया, लेकिन अधिकांश व्यक्तियों के एक जैसे नाम होने और शिलालेखों और साहित्यिक रचनाओं में विभिन्न नाम की राजधानियों के विवरण से गुर्जर प्रतिहारों का क्रमबद्ध इतिहास जानना बहुत ही कठिन हो गया है। ग्वालियर अभिलेख में कन्नौज के शासक भोज की वंशावली हमें मिलती है, जिसमें वत्सराज को उसका पूर्वज बतलाया गया है। जैन ग्रंथ हरिवंश में भी 783-784 ईस्वी में अवंती का शासक वत्सराज कहा गया है। अभिलेख में वत्सराज का पिता देवराज था और पितामह का भाई नागभट्ट था, अतः नागभट्ट प्रथम ही इस शाखा का संस्थापक था। नागभट्ट प्रथम की अगर हम बात करें तो उज्जैन के गुर्जर प्रतिहार राजवंश का जो संस्थापक था वो नागभट्ट प्रथम था और उसका समय 730 ईस्वी से 760 ईस्वी का माना जाता है। उसकी उपलब्धियों में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो है दक्षिण पश्चिम में अरब आक्रमणकारियों के विस्तार को रोकना। ग्वालियर अभिलेख से उसके द्वारा म्लेच्छ सेना को पराजित किए जाने का पता चलता है और संभवतः ये जो म्लेच्छ सेना है वो अरब सेना ही रही होगी। ये संभव है कि सिंध के गवर्नर जुनैद के निर्बल उत्तराधिकारियों को नागभट्ट द्वारा परास्त किया गया हो। इसके बाद उसने भड़ोच प्रदेश को भी विजित किया और इसकी पुष्टि हंसोद अभिलेख के माध्यम से होती है। इस अभिलेख से हमें ये पता चलता है कि भर्तव्रत द्वितीय नामक चहमान सामंत उसकी अधीनता में इस क्षेत्र पर शासन कर रहा था। अमानगढ़ अभिलेख ये बताता है कि राष्ट्रकूट शासक दंतीदुर्ग ने नागभट्ट प्रथम को परास्त किया और उज्जैन में महादान दिया। नागभट्ट प्रथम के पश्चात उसका भतीजा कक्कुक उज्जैन का शासक बना, जिसे कुकस्त भी कहा जाता था और संभवतः वो बहुत ही निर्बल शासक था और उसके संबंध में हमें बहुत अधिक जानकारी नहीं मिलती। कक्कुक के उपरांत उसका जो छोटा भाई था देवराज, वो उज्जैन के सिंहासन पर बैठा और ग्वालियर अभिलेख के अनुसार उसके द्वारा बहुत सारे शत्रुओं को पराजित किया गया था, लेकिन ये शत्रु कौन थे यह अज्ञात है। डॉक्टर विमल चंद्र पांडे का मानना है कि कक्कुक और देवराज का शासनकाल 760 ईस्वी से 783 ईस्वी तक निर्धारित किया जा सकता है। देवराज के पश्चात उसका पुत्र वत्सराज उज्जैन का शासक बना और उसका शासनकाल 783 ईस्वी से 795 ईस्वी तक माना जाता है। वो बहुत ही वीर, साहसी और महत्वाकांक्षी शासक था और उसने अपने राज्य को न केवल सुरक्षित रखा बल्कि यथाशक्ति उसका विस्तार भी किया। ये देवराज की जो रानी थी भूयिका देवी, उसका पुत्र था। ओसिया और दौलतपुर अभिलेखों से हमें ये ज्ञात होता है कि वत्सराज ने भंडी जाति को परास्त कर मध्य राजस्थान पर अपना अधिकार कर लिया था और कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिकोण संघर्ष का आरंभ इसी के समय हुआ था और वत्सराज ने कन्नौज पर विजय भी प्राप्त की थी। इस पर अधिकार करने के लिए उसे पाल नरेश धर्मपाल से संघर्ष करना पड़ा और इस समय कन्नौज पर इंद्रायुध नामक शासक शासन कर रहा था और
वत्सराज और धर्मपाल दोनों ही कन्नौज पर अपना अधिकार करना चाहते थे और यही वजह है कि दोनों में संघर्ष हुआ और राघनपुर लेख, भड़ोच ताम्रपत्र और पृथ्वीराज विजय के अनुसार इस संघर्ष में वत्सराज को विजय हासिल हुई। लेकिन इसके कुछ समय बाद ही वत्सराज को राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव द्वितीय से युद्ध करना पड़ा। गोविंद चतुर्थ के बनी डिंडोरी और राधनपुर अभिलेखों से हमें ये ज्ञात होता है कि इस युद्ध में वत्सराज बहुत बुरी तरह परास्त हुआ और उसे मरुस्थल में जाकर शरण लेनी पड़ी। ध्रुव ने इसी समय पाल नरेश धर्मपाल को भी परास्त किया और इसके पश्चात ध्रुव अपने राज्य लौट गया। लेकिन इस पराजय से वत्सराज की शक्ति को बहुत गहरा आघात लगा और इस संकटापन्न स्थिति का लाभ उठाकर धर्मपाल ने कन्नौज पर आक्रमण कर इंद्रायुध को हटा दिया और चक्रायुध को फिर से वहां का शासक बना दिया। लेकिन अपनी हीन दशा के कारण इस समय वत्सराज को कन्नौज पर पालों का प्रभुत्व स्वीकार करना पड़ा और इस पराजय से उज्जैन के प्रतिहारों का राज्य मध्य राजपूताना में सीमित हो गया और वत्सराज को ज्वालापुर या जाबालीपुर जालोर को अपनी राजधानी बनाना पड़ा। वत्सराज की मृत्यु के उपरांत उसका पुत्र नागभट्ट द्वितीय प्रतिहार शासक बना और उसका जो शासनकाल माना जाता है वो 795 से लेकर 833 ईस्वी के मध्य का माना जाता है। वीरता, साहस और पराक्रम की दृष्टि से वह अपने पूर्वाधिकारियों से श्रेष्ठ था। वो बहुत महत्वाकांक्षी शासक था और इसीलिए उसने साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण करके न केवल प्रतिहारों की खोई हुई प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित किया बल्कि अपने राज्य की सीमाओं का भी विस्तार किया। नागभट्ट द्वितीय को अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए प्रतिहारों के परंपरागत शत्रु राष्ट्रकूटों से भी संघर्ष करना पड़ा और वस्तुतः उस समय उत्तरी भारत में सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए विभिन्न शक्तियों में संघर्ष चल रहा था और नागभट्ट राष्ट्रकूट संघर्ष भी इसकी एक कड़ी कहा जा सकता था। नागभट्ट द्वितीय को अपने समकालीन राष्ट्रकूट नरेश गोविंद तृतीय से युद्ध करना पड़ा। संजान ताम्रपत्र, पठारी स्तंभ लेख और राधनपुर लेख से ज्ञात होता है कि इस युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश ने नागभट्ट द्वितीय को पराजित करके खदेड़ दिया और इस युद्ध की तिथि की अगर हम बात करें तो इस संबंध में विद्वानों में काफ़ी मतभेद है। कुछ विद्वान इसकी तिथि 802 ईस्वी मानते हैं तो कुछ 810 ईस्वी मानते हैं। राष्ट्रकूटों से परास्त होने के बावजूद भी नागभट्ट हतोत्साहित नहीं हुआ और अवसर पाकर कुछ समय बाद ही उसने अपनी शक्ति को फिर से संगठित कर लिया। दूसरी ओर राष्ट्रकूट नरेश गोविंद तृतीय भी अपनी विजय का पूर्ण लाभ नहीं उठा पाया क्योंकि एक तो वो काफ़ी वृद्ध हो चुका था और दूसरा उत्तर भारत अभियान के बाद वो अपने राज्य वापस लौटकर अपनी घरेलू समस्याओं को सुलझाने में व्यस्त हो गया। ऐसी स्थिति का लाभ उठाकर नागभट्ट द्वारा अपनी शक्ति को संगठित किया गया और उसने अपनी वंश की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने पर राज्य की सीमाओं का विस्तार करने का निश्चय किया और राष्ट्रकूटों के हाथों हुई अपनी पूर्व पराजय का प्रतिशोध लेने के लिए उसने कन्नौज पर आक्रमण कर दिया। अभिलेख से हमें ये ज्ञात होता है कि नागभट्ट ने इस युद्ध में चक्रायुध को परास्त करके आयुध वंश को समाप्त कर दिया और इस विजय के पश्चात कन्नौज प्रतिहारों की शक्ति का केंद्र बन गई और नागभट्ट के प्रभाव और शक्ति में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। चक्रायुध धर्मपाल का संरक्षित शासक था और नागभट्ट द्वारा चक्रायुध को पराजित किया जाना धर्मपाल के लिए असहनीय था और इसीलिए इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप धर्मपाल ने नागभट्ट द्वितीय पर आक्रमण कर दिया। लेकिन ग्वालियर, बड़ौदा, जोधपुर और चाकसू अभिलेखों से हमें ये ज्ञात होता है कि भयंकर युद्ध के पश्चात इस युद्ध में विजयश्री ने नागभट्ट का वरण किया और धर्मपाल को पराजित होकर अपने राज्य लौटना पड़ा। जोधपुर अभिलेख के अनुसार यह युद्ध मुदगिरी या मुंगेर के पास हुआ था और नागभट्ट द्वितीय की इस विजय से प्रतिहारों की प्रतिष्ठा में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। नागभट्ट द्वितीय को मुसलमानों से भी युद्ध करना पड़ा और ग्वालियर अभिलेख और प्रबंध कोश व खुमान राजसो नामक जो साहित्यिक कृतियाँ हैं उनसे हमें ये ज्ञात होता है कि नागभट्ट ने अपने सामंतों गोविंद राज चहमान या गुवक प्रथम, खुमान गुहिल आदि के सहयोग से पश्चिम भारत के मुस्लिम आक्रमणकारियों को
पराजित किया था। और इन साक्ष्यों और विग्रहराज चौहान के हर्ष अभिलेख से यह भी हमें स्पष्ट होता है कि नागभट्ट द्वितीय के काल में चौहान और गुहिल प्रतिहारों के सामंत ही थे, स्वतंत्र शासक नहीं थे। बात की जाए नागभट्ट द्वितीय की अन्य विजयों की, तो ग्वालियर अभिलेख से हमें नागभट्ट द्वितीय की अन्य विजयों के बारे में भी जानकारी मिलती है। इस अभिलेख के अनुसार उसने आनर्त, मालवा, तुरुष्क, वत्स, कौशाम्बी प्रदेश, मत्स्य आदि राज्यों पर अपना आक्रमण करके अधिकार कर लिया था, लेकिन जो अन्य साक्ष्य हैं उनसे इसकी पुष्टि नहीं होती और इसी वजह से उसकी जो ये विजय हैं वो संदिग्ध कही जा सकती हैं। इसी अभिलेख में आंध्र, सिंधु, विदर्भ और कलिंग के राजाओं का नागभट्ट की शरण में आने का उल्लेख हुआ है, लेकिन शरण में आने संबंधी शब्द के संबंध में भी विद्वानों में मतभेद है और डॉक्टर अल्तेकर इसका अर्थ इन राज्यों का चक्रायुद्ध और धर्मपाल के विरुद्ध नागभट्ट का सहयोगी होना, डॉक्टर बैजनाथपुरी राष्ट्रकूटों और पालों के विरुद्ध नागभट्ट का सहयोगी होना और डॉक्टर त्रिपाठी अपने शत्रुओं के विरुद्ध नागभट्ट के सहयोग के आकांक्षी होना माना है, लेकिन सत्य इससे भिन्न था। संभवतः नागभट्ट द्वितीय की बढ़ती हुई शक्ति से आतंकित होकर इन राज्यों ने उससे मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित कर लिए होंगे। बात की जाए नागभट्ट के मूल्यांकन की, तो नागभट्ट द्वितीय प्रतिहार वंश का शक्तिशाली और यशस्वी शासक कहा जा सकता था और वो एक धर्मनिष्ठ शासक था। उसने कई यज्ञों के द्वारा धर्म के महत्व की प्रतिष्ठा को बढ़ाया। वो कवियों और विद्वानों का आश्रयदाता भी था। उसकी प्रेरणा और प्रोत्साहन से गुर्जर प्रतिहारों की नई राजधानी कन्नौज विद्या का केंद्र बन गई और उसने विषम परिस्थितियों में भी धैर्य और साहस नहीं छोड़ा और अपने प्रतिद्वंदियों से प्रतिहार साम्राज्य को सुरक्षित रखा। उसने चक्रायुद्ध पर विजय प्राप्त करके कन्नौज पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। उसने बंगाल नरेश धर्मपाल को भी परास्त किया था और मुसलमानों पर भी विजय प्राप्त की व चहमानों को भी अपने अधीन किया। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि नागभट्ट द्वारा डाली गई नींव पर ही कालांतर में उसके उत्तराधिकारियों द्वारा एक विशाल साम्राज्य का महल खड़ा किया गया।